में पोजीशन ली थी? ब्रॉडली हम फ्यूचर्स में पोजीशन नहीं लेते हैं, इट इज टू रिस्की फॉर अस, और इसके जो ओके। आर्स हैं वो भी लेट नाइट होते हैं। बट ईटीएफ के थ्रू लॉन्ग पोजीशंस हमने गोल्ड में और सिल्वर में ली है, और ओके। उसमें हमारा enjoy the profits, ride the bullish trend, वो अप्रोच है। और जैसा आप वोलाटिलिटी के चलते गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नहीं देख रहे हैं, हम टेम्पटेशन को दूर रखने के लिए ईटीएफ के एनएवीज हम देख ही नहीं रहे हैं। ओके। तो वी आर होल्डिंग ऑन टू आवर लॉन्ग बट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दैट्स अ राइट स्ट्रेटजी। इफ यू सी ना, आपको लगेगा नहीं बहुत चल चुका है, इसको निकाल लेना चाहिए। आई मीन यू नीड टू बुक प्रॉफिट्स इफ यू वॉच देम रेगुलरली। क्योंकि आज भी देखिए एग्जैक्टली। सिल्वर बीज, I remember, sir, 6 months back, not even 6 months back, 4 months back, they were hovering somewhere around 90 silver bees. तो आज 33, 36 का लेवल पे है, and today it's up nearly 5%. I mean, I don't know. वैसे ही गोल्ड बीस का है, 45 के पास घुमा करते थे, आज 135 के आसपास है। तो टेम्पटेशन तो होती है, बट दैट्स अ राइट स्ट्रेटेजी कि आप देखे ही ना, उसको अपने ऐप से निकाल ही दे। दैट्स हाउ यू विल मेक प्रॉफिट्स। या एग्जैक्टली। और अभी तो शायद चार्ट्स पे भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, इट्स नॉट माय एक्सपर्ट डोमेन, बट वो कहते हैं कि ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया है। सो ऑल बेट्स आर ऑफ। अभी कुछ एनालिसिस ही नहीं है, देयर इज नो हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा या कौन सा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और ब्रॉडली ये रैली भी जो आई है गोल्ड और सिल्वर में, ये 40 साल के बाद आई है, 4 दशकों के बाद आई है, और 40 महीने भी नहीं हुए हैं अभी तक ये रैली को चलते। जो चीज 40 साल बाद आई है उसे 40 महीने तो दीजिए। लेट द राइड कंटिन्यू एंड सिट बैक एंड रिलैक्स इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग पोजीशंस। और शायद बाय ऑन डिप्स कह पाऊं मैं, बट वेरी डिफिकल्ट। बट ब्रॉडली एज एन एसेट क्लास, गीतू जी, हमें लगता है gold or silver and precious metals collectively should be minimum 5% of your portfolio allocation, and can go even in double digits, 10% plus भी overall। अगर आपका let's say 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 1 लाख गोल्ड और सिल्वर में किसी तरह से कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द अप्रोच। राघवेंद्र सर, अब आईटी की बात करते हैं। आईटी स्पेस में जितने भी नतीजे अपने ठीक ठाक ही रहे थे, सम डिसअपॉइंटमेंट्स बट मोस्टली इन लाइन, और जो गाइडेंस आई है वो भी ठीक ठाक ही रही थी। बट वी ऑल नो दैट इट्स एन अनसर्टेन वर्ल्ड, और यूएस और इंडिया के टाइप्स को अभी सुधरने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। पोस्ट ईयू डील लगता है कि जल्दी कुछ होगा, पर यस, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आईटी एज अ स्पेस, आपको अब कैसा लगता है? आपको लगता है कि this is a space which has not gathered momentum and this is lagging behind? ये एक space हो सकती है जो outperform करेगी now with EU markets opening up for India? So broadly, EU markets opening up for India, yes, but IT sector को कितना benefit रहेगा, that is a question mark. Majorly जो deal का focus रहा है वो manufacturing और FMCG space पे आइटम्स पे रहा है, ऑटोमोबाइल्स पे रहा है। तो हाउ बिजनेस वर्टिकल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा मिलेंगे, वो एक कंसर्न रहेगा या एक एप्रीहेंशन रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा एज ए ज्योग्राफी आईटी कंपनीज को नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा, वो वाला वर्टिकल सबसे बेनिफिटिंग रहा है, विच इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। वीजा इश्यूज, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन अमेरिका फॉर एन आईटी कंपनी इज इंक्रीजिंग। दूसरा जो चर्निंग हो रहा है, पिछले क्वार्टर की कमेंट्री थी, थोड़ी कॉशियस थी और वही बरकरार है। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया है, तो आई थिंक ग्लोबल कंपनीज लाइक which are head-on competitors to TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, companies like Accenture, EY, PwC, इनका भी काफी हेड ऑन कंपटीशन है एआई स्पेस में। तो यहाँ पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जो एक प्रीमियम या प्रेफरेंस था एक ग्लोबल क्लाइंट
बैंकिंग स्पेस का आईटी इंडियन आईटी कंपनीज को लेके वहां पर दे माइट री स्ट्रेटेजाइज in terms of contract renewals or new contracts Okay. for AI. So only silver lining is dollar strength versus Mhm. rupee, जो कि Mhm. clearly margin expansion होगा. But otherwise, we have a wait and watch policy on Indian IT, and right now we are not adding any software company as a in our stock portfolio. ओके, चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां आज 52 हफ्ते का उच्चतम टच हुआ है, वो है एमसीएक्स। आज 5% ऊपर है क्योंकि एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर के वॉल्यूम्स होते हैं, उसके चलते हुए इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 2539 के आसपास का स्तर बना हुआ है। एक और स्टॉक जहां एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है वो है एसबीआई। नतीजे अभी नहीं आए हैं, पर ये स्टॉक भी अपने आप को होल्ड करते हुए 1060 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी करीबन ½ % की मजबूती है, ऑल टाइम हाई पे अपने काम काज करते हुए। दोनों ही स्टॉक्स के अगेंस्ट है, एक एमसीएक्स और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीएक्स की अगर बात करें, इट्स अ वेरी गुड ट्रेड और एक अच्छा ट्रेंड कैच किया हुआ है। एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज बनी हुई थी और 2000 के ऊपर काफी बड़ा अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक अभी भी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जिस हिसाब से ट्रेंड बना हुआ है। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो ट्रेंडेड चार्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर ऊपर में 2800 2850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी शुड बी बाय ऑन डिप। कभी भी कोई डिप मिलता है शॉर्ट टर्म में, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट आज के सेशन में एक स्विंग जो बना हुआ था 2480-90 के पास, उसका ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक कुछ पोजीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बाकी डिप में ऐड करिए आप पोजीशन। मुझे लग रहा है पोजिशनली इसमें 2850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड रही बात एसबीआई की, एसबीआई में काफी अच्छा मोमेंटम हुआ है पिछले काफी दिनों में और अभी अभी एक देख पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए जिस हिसाब से एक रेंज फॉर्मेशन हुआ है। और ऊपर में रेंज की बात करें तो 1060 और नीचे में 1030। मुझे लग रहा है इसमें अगर बाइंग करना है तो आई थिंक कोई डिप मिलता है नीचे में 1040 1030 के बीच में, इट कुड बी अ गुड लेवल। सो थोड़ा सा वेट करिए अभी एसबीआई के अंदर। रियल एस्टेट में इस साल भी लेथार्जी है, 1 महीना हो गया है, लेकिन रियल एस्टेट इंडेक्स टूटता ही जा रहा है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट डीएलएफ के नतीजे अच्छे रहे, उनमें ऐसा कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा। आज भी 1% 616 के आसपास, 615 के आसपास काम काज कर रहा है। तो रियल एस्टेट इज अ स्पेस, राघवेंद्र सर, कुछ उम्मीद कर सकते हैं फ्रॉम द बजट टू गिव अ रियल बूस्ट टू दिस अफोर्डेबल हाउसिंग जो 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 अच्छा नहीं कर रहा था पिछले साल? एग्जैक्टली तो जो लार्ज कैप और हायर इनकम स्ट्राटा के जो कंपनीज थे, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, मैक्रोटेक, लोडा डेवलपर्स, ये सभी कंपनीज का मेजर प्रेजेंस भी ज्योग्राफी वाइज दिल्ली एनसीआर रीजन में था या मुंबई पूना रीजन में था, बोलते पाटिल स्पेसिफिकली, या प्रेस्टीजियस स्टेट्स जो कि बैंगलोर एंड साउथ में काफी उसका प्रोमिनेंस था। ये सभी कंपनीज ने पिछले 6 डेढ़ साल 6 क्वार्टर्स में काफी अच्छा किया। बट हमें लगता है दिस वाज आल्सो बैक्ड बाय वेरी गुड सेल्स। यहाँ पर एक प्लेटू हो जाएगा, सप्लाई साइड से थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ मोर सप्लाई एंड लेस डिमांड। तो सेल्स नंबर्स धीरे धीरे फॉल होते हुए दिखेंगे और अगर बजट में कोई इंसेंटिव आते भी हैं तो लार्जली जैसा आपने कहा लो कॉस्ट हाउसिंग में ज्यादा रहेगा। तो हमें लगता है लो कॉस्ट हाउसिंग के फोकस करते हुए हुडको एक स्टॉक है, पीएसयू कंपनी है, वो बेटर करेगी। और अगर रियल एस्टेट में आपको एक्सपोजर रखना है, ओवरऑल एक्सपोजर घटा सकते हैं और लो कॉस्ट हाउसिंग नेम्स में फोकस कर सकते हैं। Can book profits in companies which are majorly in residential projects, जिनका प्रेजेंस एनसीआर सिटीज, मुंबई, पुणे या बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में है, वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनी के स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। बजट प्ले ऑल्सो और एक कैचअप प्ले ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट 9 to 12 months।
ओके यज्ञेश सर, टेक्सटाइल फोकस में है कल से, क्योंकि इंडिया और ईयू की जो डील हुई है उसमें ये माना जा रहा है कि टेक्सटाइल को एक बड़ा मार्केट मिलेगा ईयू से, अराउंड $263 बिलियन का अनलॉक होगा मार्केट साइज इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए। कल एक अच्छा मोमेंटम हमने सभी टेक्सटाइल स्टॉक्स में देखा था। जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी नहीं कर रही वो भी रब ऑफ में वो भी चल गई थी। आज भी एक अच्छा मोमेंटम है कुछ स्टॉक्स में, एक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। ये स्टॉक अगर पिछले 1-1.5 साल में देखे ना, इसकी तो हालत ही खराब थी, अब कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है। ये चार्ट्स पे आपको कैसा लग रहा है? जी, काफी अब देख पा रहे स्ट्रेच हो चुके हैं स्टॉक्स में काफी, पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं, लास्ट 6 मंथ से कहीं ना कहीं टेक्सटाइल स्टॉक्स में के अंदर डाउन ट्रेंड ही देखने को मिले, मेजर मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं एंड काफी अच्छी गिरावट देखिए। सो अच्छे बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और बाउंस देखने को मिल रहा है, मगर मुझे लग रहा है अभी थोड़ा वेट करना चाहिए स्टॉक में प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए, रिवर्सल के लिए। सो जिस हिसाब से मोमेंटम है, एक बाउंस बैक ही अभी तो लग रहा है। सो इट प्रॉपर के थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जाए। ओके यज्ञेश सर, मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे थे। आज स्टॉक 9% ऊपर है, 798 के स्तर पे। अब क्या करना चाहिए? इट इज अ गुड बेट मोतीलाल ओसवाल, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से डाउन ट्रेंड दिखाया है और आज के सेशन में एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है। प्रीवियसली एक अच्छा सपोर्ट फॉर्म हुआ है 440 430 के अराउंड, और वहीं पे हमने कल बॉटम लो बनाया और वहां से बाउंस कर रहे हैं। सो ये एक तेजी आगे बढ़ सकती है और मुझे लग रहा है ऊपर में 880 या 890 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है शॉर्ट टर्म में एक बेट लेने के लिए, और स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन आपको जो रखना है वो 760 का एक मेंटेन रखना है। ओके डिफेंस एज ए स्पेस, राघवेंद्र सर क्या करना है? क्योंकि डिफेंस के बजट में इजाफा तो होगा, कितना होगा ये सब मार्केट देखना चाहती है। और जो डील्स हुई हैं इवन इन इंडिया और ईयू के बीच में, उसमें भी डिफेंस को काफी जो है वो प्रोत्साहन मिलेगा एज फार एज द इंडियन डिफेंस इज कंसर्न। तो क्या करना चाहिए इस स्पेस में? और कुछ हलचल तो दिखनी शुरू हो चुकी है। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है डिफेंस में? डिफेंस में एविएशन स्पेसिफिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि पोस्टर बॉय है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का। इसने काफी प्रपोजल्स भेजे हैं अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम और यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को भी। तो वहां पर कोई भी कन्वर्ट होता है स्पेसिफिक टू तेजस एयरक्राफ्ट और एनी अदर, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और कोचिन शिपयार्ड फॉर सिमिलर रीजंस, इंडिया का नेवी के जो अपग्रेड का ओवरऑल चल रहा है, पोर्ट डेवलप